जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का प्रीवियस ईयर 2016 और 2017 में जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक बात बता दें कि इस एग्जाम में 70 से 80% प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। अगर इस बात का यकीन न हो तो आप 2 या 3 सालों का प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कलकत्ता मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा बनवाया गया और बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा स्थापना की गई। भारतीय परंपरागत शिक्षा, इस्लामी और हिंदू कानून दर्शन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब भारतीय शिक्षा जो धर्म है उसको बढ़ाने के लिए कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज खोले गए। बनारस संस्कृत कॉलेज हिंदुओं के लिए और कलकत्ता मदरसा मुस्लिमों के लिए बनवाए गए। इसमें इसमें ब्रिटिशियों का बहुत बड़ा साजिश था। ब्रिटिश प्रशासन इन स्थानिक विद्वानों से सहायता प्राप्त करने के लिए यह विद्यालय खोले थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तात्कालिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? तो मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में आई थी, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दिया। इन्होंने कहा जो उच्च शिक्षा है वह केवल अंग्रेजी में दी जाएगी। प्राथमिकता देकर पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया। इन्होंने जो उच्च शिक्षा में अपनी पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान, लोकतांत्रिक मूल्य थे उनका प्रसार किया। इससे एक शिक्षित मध्यम वर्ग उभरा। तो हमारे भारतीय लोग भी इस उच्च शिक्षा को प्राप्त करके इन अंग्रेजों की नीतियों को पढ़ने लगे, सोचने लगे, समझने लगे कि यह अंग्रेज हमसे क्या चाहते हैं। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिससे आंदोलन शुरू हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिश का उल्लेख कीजिए। तो चार्ल्स वुड ने 1854 में वुड डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा दिया, जिसमें उन्होंने सिफारिश किया कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और स्थानीय भाषा में शिक्षण दिया जाए, मतलब मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। ग्रांट इन एंड प्रणाली की सिफारिश की गई। जो मशीनरी स्कूल थे जो धर्म प्रचार के लिए यहाँ पर लगाए थे, उनके लिए पैसा पास कराया कि इन्हें पैसा दिया जाए जिससे यह व्यवस्था बेहतर कर सकें, बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय अवरोधन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अपव्यय को कहीं कहीं पर ह्रास भी कहते हैं, ह्रास लिखा हुआ आता है। तो अपव्यय है क्या? तो अपव्यय का मतलब है बच्चे ने विद्यालय में एडमिशन लिया और कुछ दिन विद्यालय आया, आर्थिक स्थिति या विद्यालय दूर होने की वजह से या उसकी रुचि न होने की वजह से आदि कारणों से उसने बीच में ही विद्यालय आना बंद कर दिया। तो पढ़ाई पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ दिया तो क्या कहलाता है? अपव्यय। अवरोधन क्या है? बालक ने विद्यालय में एडमिशन लिया और वह लास्ट तक पढ़ाई की, लेकिन उस कक्षा में क्या हुआ? फेल हो गया। फेल होने के कारण उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाता है और जिसकी वजह से बालक स्कूल आना बंद कर देता है। तो क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। अपव्यय अवरोधन पर हार्टोंग समिति ने सबसे पहले सिफारिश दी थी कि अपव्यय अवरोधन पर नियंत्रण किया जाए। उसके बाद कोठारी समिति 1964-66 में जो आई, जो अपव्यय और अवरोधन पर काफी ध्यान दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्री मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। प्री मोस्ट का पूरा नाम प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। शिक्षकों के व्यापक प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्री मोस्ट कार्यक्रम
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर इन इंडिया प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए संचालित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना स्कूल निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार, सामुदायिक भागीदारी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? स्कूल को शिक्षा का केंद्र बनाना, जिससे समुदाय, शिक्षक और छात्र के साथ मिलकर गतिविधियां, स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विद्यालय उन्मुख मतलब विद्यालय की ओर जो कार्यक्रम है, विद्यालय विकास के लिए उद्देश्य के लिए जो कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? खेल कराया जाता है, कला, कहानी सुनाना, संगीत, शारीरिक व्यायाम, सामाजिक कौशल विकास, बुनियादी गणित और भाषा कौशल की गतिविधियां कराई जाती हैं, जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जो शिशु हैं, जो बालकों ने एडमिशन लिया है, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं? मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील योजना कहते हैं, कब शुरू की गई थी? 1995 में। मुफ्त पुस्तकें और वर्दी, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विशेष स्कूल अनुदान योजना। यह सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान 2002 में शुरू किया गया और इसको सफल बनाने के लिए इतने कार्यक्रम चलाए गए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वायत्तता निकायों द्वारा की जाती है। तो कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के लिए है। यह इसकी शुरुआत 2004 में की गई और यह ग्रामीण लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं? भारत सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा स्कीम चलाई जा रही है, जिससे देश के सभी नागरिक साक्षर हो सके। तो भारत में निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। क्या है? आर्थिक असमानता। देश के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति समान न होने की वजह से क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल की जगह पर काम पर भेजने लगते हैं। बाल श्रम, पर्याप्त शिक्षकों की कमी। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक न होने की वजह से जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, यहाँ पर लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता, मतलब बुनियादी उपलब्धता, जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, चाक हुआ, ब्रेंच हुआ, बैठने का व्यवस्था न होने की वजह से लोग क्या करते हैं, सरकारी स्कूलों में जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। और माता पिता की जागरूकता में कमी होने के कारण भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में कठिनाई आ रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। यह कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों का प्रशिक्षण और स्कूली प्रबंधन सुधार पर केंद्रित था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण साक्षरता अभियान के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया? 1989 को शुरू किया गया और 1991 में केरल पहला साक्षर राज्य बना, संपूर्ण रूप से साक्षर राज्य बना। तो संपूर्ण साक्षर अभियान की क्या विशेषता है? निरक्षरों को पढ़ने लिखने की मूलभूत शिक्षा देना, महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
कुल मिलाकर देखिए जितनी भी समितियां हैं, जो भी योजनाएं आ रही हैं, महिला साक्षरता पर जरूर ध्यान दे रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा का क्या आशय है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी 1 से 8 तक, जिसे संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21A के रूप में मान्यता दी गई है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है? अनुच्छेद 21A में। इसके पहले कहाँ पर था? 45वें अनुच्छेद में था। 45वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद 2002 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को 21A मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर बुनियादी ज्ञान, कौशल और दक्षता है, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को एक निश्चित कक्षा तक पहुंचकर प्राप्त करना चाहिए ताकि उसकी आगे की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। मतलब कम अधिगम स्तर का मतलब है कि कक्षा में कम से कम बालक को इतना आना चाहिए कि जिससे वह अगली कक्षा में जाए तो वह जो पढ़ाया जाए उसको समझ सके और सीख सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? तो महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में शुरू किया गया। किस लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, जो ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित था। महिला समाख्या कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधा, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, किताबें, शिक्षण सामग्री का उपलब्ध कराना और शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। मतलब किसी भी विद्यालय में कम से कम पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए जिससे सभी बालकों को पढ़ाया जा सके, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मतलब आवश्यक सुविधाएं हैं, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, किताबें, यह विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन से आप क्या समझते हैं? ये मैंने करा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, महिलाओं की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण में महिला शिक्षा पर ध्यान देना, महिला शिक्षा के लिए अलग से बजट आवंटित करना। यह सिफारिश किसने दिया था? सिफारिश किया था हंसा मेहता समिति ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP 2 अधिकार बताइए। DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 2 अधिकार बताइए। प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए योजना बनाना, विशेष रूप से पिछड़े जिलों में साक्षरता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। यह DPEP का काम है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किस जनपदों का चयन किया गया था? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत चुना गया था। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCERT, स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग और NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। इनके कार्य क्या हैं? तो स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सामग्रियों को तैयार करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। यह 2 कार्य हैं SCERT के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब की गई? NCTE का फुल फॉर्म होता है
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना 1995 में किया गया। 1995 में मिड डे मील योजना भी शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स उन बच्चों के लिए बनाया गया है, एक विशेष कोर्स है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा छोड़ चुके हैं या वे शिक्षा से पिछड़ गए हैं, ताकि वह दोबारा मुख्य धारा में जुड़ सकें। मतलब अपव्यय और अवरोधन को कम करने के लिए कौन सा कोर्स चलाया गया? ब्रिज कोर्स चलाया गया। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। तो बच्चों के स्कूल के माहौल को परिचित कराना, भाषा, गणित, सामाजिक कौशल को विकसित करना, खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का आदत डालना, बच्चों के आत्मविश्वास और संचार कौशल को बढ़ाना। मैकाले का निस्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? निस्पंदन सिद्धांत कहते हैं या छनाई का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। तो इस सिद्धांत में मैकाले ने कहा कि जो शिक्षा है वह उच्च वर्गों से छनकर निम्न वर्गों तक पहुंचनी चाहिए। मैकाले चाहता था कि जो भी भारतीय अंग्रेजी शिक्षा ले वो कैसा होना चाहिए? दिमागी रूप से कैसा होना चाहिए? एक अंग्रेज होना चाहिए, केवल शारीरिक रूप से वो भारतीय होना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत मैकाले शिक्षा प्रदान कर रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या हैं? वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड ने दिया था। चार्ल्स वुड ने कब दिया था? 1854 में, जिसने अपने वुड डिस्पैच या मैग्ना कार्टा में क्या लिखा था कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार मातृभाषा में दिया जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस में दिया जाना चाहिए? मातृभाषा में। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षकों के लिए जो डायट बनाया गया है यह इसीलिए बनाया गया है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट इन एंड प्रणाली लागू करना। ग्रांट इन एंड प्रणाली का मतलब है विद्यालय के सहयोग के लिए पैसा प्रदान करना। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करना, यह सारी चीजें वुड डिस्पैच में लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर राममूर्ति समिति के अनुसार जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डायट की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।